दुबई में मेरे होटल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं दरवाजा खोलता हूं तो सामने एक नौजवान खड़ा है जिसके हाथों में कुरान करीम है। ये खिलाड़ी मैदानों से ट्रेंड होकर नहीं आते, बल्कि ये खिलाड़ी वहां से आते हैं जहां पर खजूरें और दालें उगाई जाती हैं। ये खालिस्तान एक रॉ मटेरियल है जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और खुश भी होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान के जो बैटिंग कंसल्टेंट हैं मैथ्यू हैडन, ऑस्ट्रेलवी ओपनर, दुनिया के लेजेंड, एक बहुत बड़े खिलाड़ी, उनका एक इंटरव्यू ऑस्ट्रेलवी जरीदे में छपा है। वो इंटरव्यू ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की न्यूज साइट्स में इस वक्त पब्लिश हो रहा है, छप रहा है और इसके ऊपर वीडियोस बन रही हैं और तकरीबन पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है। उस इंटरव्यू में बहुत दिलचस्प बातें की हैं मैथ्यू हैडन ने और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, पाकिस्तान, इस्लाम के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो कि बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही कमाल बातें हैं। मैथ्यू हैडन कहते हैं, मेरे कमरे में दस्तक होती है, मैं जब दरवाजा खोलता हूं तो सामने एक शख्स खड़ा है एंड दैट्स रिजी, यानी रिजवान है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो विकेट कीपर बैट्समैन है मोहम्मद रिजवान, सामने रिजवान है और उनके हाथों में कुरान करीम है। मैथ्यू हैडन कहते हैं, आई हैव टू से इट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट आई विल नेवर फॉरगेट। ये एक ऐसा सहर तारी करने वाला इतना खूबसूरत लम्हा था जिसे शायद मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता कि मेरे सामने एक नौजवान खिलाड़ी खड़ा है और उसके हाथों में कुरान करीम है। मैं इस्लाम के बारे में पहले भी बहुत ज्यादा मुतजस्सिस था, तजस्सुस रखता था, जानना चाह रहा था। हालांकि मैं बाय बर्थ एक मसीही मजहब से ताल्लुक रखता हूं, यानी मैं एक क्रिश्चियन हूं, लेकिन इस्लाम के बारे में मैं तजस्सुस बहुत ज्यादा रखता था। मोहम्मद रिजवान इस्लाम फॉलो करता है, पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात फॉलो करता है और मैं क्रिश्चियनिटी यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात फॉलो करता हूं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हम एक दूसरे से कुछ हद तक मुख्तलिफ हैं। मोहम्मद रिजवान ने मुझे कुरान करीम का अंग्रेजी तर्जमा तोहफातुन दिया, क्योंकि ज़ाहिर है वो अरबिक नहीं पढ़ सकते, उर्दू नहीं पढ़ सकते, तो कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान ने मुझे कुरान करीम का जो तर्जमा है वो अंग्रेजी में मुझे तोहफा दिया। हम आधे घंटे तक, मैंने रिजवान को अंदर बुलाया, कुरान करीम का वो जो तोहफा है वो रिसीव किया और हम आधे घंटे तक फर्श पर बैठे रहे और इस हवाले से गुफ्तगू करते रहे। क्या खूबसूरत वो लम्हात होंगे कि जब मैथ्यू हैडन जैसा खिलाड़ी फर्श पर बैठा हो और उनके हाथों में इंग्लिश तर्जमे में कुरान करीम हो और वो इस्लाम और कुरान करीम के हवाले से बात कर रहा हो। वाक़तन एक बड़ा खूबसूरत लम्हा हुआ होगा। मैं अब रोज़ाना थोड़ा थोड़ा कुरान करीम का मुताला कर रहा हूँ। मोहम्मद रिजवान मेरी पसंदीदा शख्सियत और एक चैंपियन आदमी है। बाबर भी एक ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। गुज़श्ता रात, यानी अब वो मोहम्मद रिजवान के बाद बाबर आजम का जिक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गुज़श्ता रात बाबर आजम मेरे पास आए और पूछा कि कोच, मेरी कारकर्दगी से क्या आप मुतमईन हैं, और अपनी कारकर्दगी के हवाले से मजीद बातचीत की और कहा कि टीम 5 मैचेस जीतकर स्टेज पर पहुंच चुकी है। कोच, आपका अब टीम के लिए क्या मैसेज है? ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि पाकिस्तान के यंगस्टर्स, दुनिया का इस वक्त का बेहतरीन खिलाड़ी बाबर आजम उनके पास जा रहा है और इस तरह से एहतरामन जो मैथ्यू हैडन से उनसे पूछ रहा है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमारी कारकर्दगी के हवाले से मजीद क्या कहना चाहते हैं इस स्टेज से आगे। यानी आपको पता है पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भिड़ने वाला है। जबरदस्त बात यह है कि किस तरह इस्लाम ने खिलाड़ियों को यकजा किया हुआ है और पाकिस्तानी टीम में किस तरह रूहानियत अपना किरदार अदा कर रही है। मैथ्यू हैडन कह रहे हैं कि वो एक दूसरे को भाई कह के बुलाते हैं। मजहब ने इन लोगों को जोड़ा हुआ है। ये वो ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी नहीं है या बाकी ममालिक के खिलाड़ी नहीं है जो सिर्फ जब बड़ा इवेंट होता है तो एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ये रूहानी तौर पर भी एक दूसरे के साथ इनकी एक ही जैसी ताल्लुकात हैं, रूहानी तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे महसूस हुआ है कि हम डेवलप्ड नेशंस, यानी अब वो उन डेवलप्ड नेशंस की बात कर रहे हैं जिनमें इंग्लैंड आ जाता है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो बड़ी बड़ी टीम्स हैं ये आ जाती हैं। मुझे महसूस हुआ कि हम डेवलप्ड नेशंस हैं। वी आर सो ओवर कोच्ड एंड कोच्ड। दीज गाइज आर जस्ट रॉ टैलेंट। वो ये कहना चाह रहे हैं मैथ्यू हैडन कि हम जो डेवलप्ड नेशंस हैं, हमारी क्रिकेटिंग का स्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ डेटा एनालिसिस इस्तेमाल होती है, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, एकेडमिक्स क्रिकेट में इन्वॉल्व होती है और उसके बाद जो दुनिया भर के बेहतरीन दिमाग थिंक टैंक होता है जो क्रिकेटिंग पॉलिसीज बनाता है,
लेकिन पाकिस्तान में वो कह रहे हैं चीजें मुख्तलिफ हैं, यहां पर स्ट्रक्चर की कमी है और ये जस्ट एक रॉ मटेरियल है, यानी एक खालिस्तन टैलेंट है जिसे खुदा करीम ने नवाजा है, जो आकर इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को मनवाता है। आप हारिस रऊफ की उन्होंने मिसाल दी है, मुझे हारिस रऊफ ने बताया, हारिस रऊफ ये वो बॉलर हैं जो इस वक्त वर्ल्ड कप में 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद कर रहे हैं और बैट्समैन डरते हैं और डेथ ओवर्स में आकर बॉलिंग करते हैं, जब आखिरी 3-4 ओवर्स बाकी होते हैं उस टाइम आकर तगड़ी स्पीड के साथ ये बॉलिंग कर रहे हैं और दुनिया को इन्होंने हैरान करके रखा हुआ है। मुझे हारिस रऊफ ने बताया कि उसने सारी जिंदगी सिर्फ टेप बॉल के साथ ही क्रिकेट खेली है, यानी हारिस रऊफ सिर्फ टेप बॉल के साथ क्रिकेट खेलते रहे हैं, टेनिस बॉल के साथ उसके ऊपर जो प्लस्तर लगाकर हम लोग गेम खेलते हैं वो सिर्फ वही खेलते रहे। और हारिस रऊफ ने बताया कि वो उन 20,000 नौजवानों में शामिल थे जिन्हें लाहौर कलंदर की तरफ से ट्रायल में सिर्फ 3 बॉल्स करवाने का मौका दिया गया। लाहौर कलंदर्स आपको पता है पीएसएल की एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम लाहौर कलंदर्स ने शुरू कर रखा है और वो पाकिस्तान भर में ट्रायल्स करते हैं। तो हारिस रऊफ ने, मैथ्यू एडन कह रहे हैं कि मुझे बताया कि मैं 20,000 नौजवानों में शामिल था जिनके लिए लाहौर कलंदर्स ने ट्रायल करवाई और मुझे सिर्फ 3 बॉल्स फेंकने की इजाजत दी गई। व्हेन हिज फर्स्ट बॉल क्लॉक्ड 140 किलोमीटर पर आवर, ही वाज इंस्टेंटली इनवाइटेड बैक। और जब इन्होंने पहली बॉल की और वो 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थी, फौरी तौर पर लाहौर कलंदर्स ने उन्हें अपने कैंप में बुलाया और उसके बाद वो पीएसएल का हिस्सा बने। आज वर्ल्ड स्टेज पर पाकिस्तान के लिए ग्लोरी का सबब बन रहे हैं। एक खिलाड़ी वहां से आते हैं जहां पर ग्राउंड नहीं होते बल्कि खजूरें और दालें उगाई जाती हैं, यानी किसी के घर के पीछे वाला जो ग्राउंड है, कोई सड़क पर खेलता हुआ आता है, कोई किसी नुक्कड़ पर क्रिकेट खेल रहा होता है, कोई एक डंडा लगा के डंडे के साथ खेल रहा होता है। रिसोर्सेज की कमी है और देखा गया है कि पाकिस्तान का जो सारा ब्रिलियंट टैलेंट आया लोअर मिडिल क्लास से आया, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी थी। यही बात मैथ्यू एडन भी इस इंटरव्यू में कर रहे हैं कि टोटली एक रॉ टैलेंट था, रॉ मटेरियल है जो अब दुनिया के सामने, दुनिया को जिस टैलेंट ने वक्त डाला हुआ है। दे आर पिक्ड ऑन रॉ एबिलिटी, बिल्कुल खालिस्तन उनकी अपनी सलाहियत के ऊपर उन्हें चुना जाता है। इनके लिए हर दिन एक नया मौका है। वो बहुत गौर से मेरी बात सुनते हैं, ये मेरे लिए बहुत खूबसूरत एहसास है। जाहिर है वो कह रहे हैं कि वो प्रिविलेज्ड क्लास से नहीं आते, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से वो आते हैं और वो मेरी बात को बड़े गौर से सुनते हैं और एक एक लम्हा जो उन्हें ग्राउंड में दस्तयाब होता है वो उसको मौका समझते हैं ताकि अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने खानदान के लिए वो कुछ किरदार अदा कर सकें। इट्स रियली बीन ग्रेट फन, दे आर रियली कोचेबल एथलीट्स, जबरदस्त लोग हैं, कोचेबल एथलीट हैं, उनमें रूहानियत का एहसास बहुत ज्यादा है। ये एहसास वस्ट में बैठकर नहीं होता कि मजहब के साथ कमिटमेंट आपको करीब लाती है। वो कह रहे हैं कि हमें इससे पहले नहीं पता था मुझे कि मजहब के साथ कमिटमेंट यानी रूहानियत, मजहब को जिस तरह से फॉलो कर रहे हैं जिस लेवल पर आकर, वो चीज इन्हें क्लोज लेकर आती है। जाहिर है आपको पता है कि पाकिस्तान में ये एक आम तासुर है, आप किसी को भी मुखातिब करेंगे तो आप भाई कहकर मुखातिब करते हैं, आप दोस्त कहकर मुखातिब करते हैं, आप प्यारे भाई कहकर मुखातिब करते हैं। और इसकी वजह यह है कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। उनकी नमाज 5 डिफरेंट सेशंस यानी 5 नमाजें, आप लिफ्ट में हो या किसी भी जगह, ये नमाज के वक्त सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं और नमाज अदा करते हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं रूहानी तौर पर। इट्स नॉट लाइक हाउ यू आर गोइंग मेट, यानी ये इस तरह नहीं है जिस तरह वो कह रहे हैं कि हम लोग आपस में मिलते हैं कि आज तुम कैसे हो, जैसे हफ्ते बाद किसी को मैसेज कर दिया या सड़क पर चढ़ते हुए किसी से, चलते हुए किसी से मुलाकात हो गई। ये ऐसा नहीं है, ये लोग कनेक्टेड हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये खानदानी लिहाज से भी, रूहानी लिहाज से भी और मजहबी लिहाज से आपस में भाई भाई का जो एक तासुर है, जो एक फील है, वो इन खिलाड़ियों में नजर आती है। हमारे पास एशीज है। एशीज आपको पता है एक बहुत बड़ी सीरीज है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं और इसमें 5 टेस्ट मैचेस शामिल होते हैं और बड़ी दुनिया में सेलिब्रेट की जाती है। हमारे पास एशीज है, लेकिन जो गर्मजोशी भारत और पाकिस्तान की है वो कहीं भी नहीं है। जाहिर है मैथ्यू एडन ने इस बार इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मैच ड्रेसिंग रूम में बैठकर देखा है। इसमें दुनिया की तकरीबन 1/4 हिस्सा शामिल हो जाता है। जाहिर है इस मैच को, जो पाकिस्तान और भारत का मैच है, उसे पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सारी नेशंस में देखा जाता है और ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं, ओवरसीज जो इंडियंस हैं, वहां पर भी देखते हैं। और दुनिया की एक बड़ी आबादी
پاکستان اور بھارت کے میچ کو دیکھتی ہے۔ یہ میتھیو ہیڈن کا انٹرویو تھا۔ اس انٹرویو میں جو خاص جس چیز پر انہوں نے زور دیا ہے کہ محمد رضوان نے مجھے قرآن کریم گفٹ کیا جو میں پڑھ رہا ہوں، اور جب انہوں نے مجھے گفٹ کیا تو شاید اس سے خوبصورت احساس نہیں تھا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے روحانیت پر بہت زیادہ بات کی ہے کہ مذہبی لحاظ سے ایک خدا کریم کی ذات پر یقین کے لحاظ سے یہ لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ بالکل ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ میری بات بڑی غور سے سنتے ہیں، را ٹیلنٹ ہے جو کہ پاکستان کی مختلف گلیوں سے نکل کر انٹرنیشنل لیول پر اپنے ملک کے لیے فخر کا باعث بنتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بھی تقریباً 2-3 ویکس پہلے یا لگ بھگ 1 مہینہ پہلے بھی میتھیو ہیڈن نے ایک فاکس نیوز کو انٹرویو دیا تھا، اور اس انٹرویو میں بھی انہوں نے کچھ ایسی ہی باتیں دہرائی تھی۔ سیمی فائنل میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آسٹریلیا پاکستان کے مد مقابل ہے۔ اب یہ آسٹریلیا وہ ٹیم ہے جو 80 کے دہائی سے ابھی تک ہر ڈیکیڈ میں ایک ورلڈ کپ جیتتی رہی ہے۔ آسٹریلیا، میتھیو ہیڈن اس ٹیم کا حصہ رہے ہیں جس نے بیک ٹو بیک ورلڈ کپ جیتے ہیں، اور آج وہی میتھیو ہیڈن پاکستان کے ڈریسنگ روم میں بیٹھ کر پاکستانی ٹیم کو کوچ کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے انٹرویو کے آخر میں یہ بھی ذکر کیا کہ ہم جب پاکستان کے خلاف کھیلتے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ بہت زیادہ جذباتی لوگ ہیں، بہت زیادہ ایموشنل ہیں، لیکن اب ان کے ڈریسنگ روم میں بیٹھ کر مجھے احساس ہوتا ہے کہ کرکٹ ان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک بائنڈنگ فورس ہے، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر پوری قوم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کے کرکٹ کو سیلیبریٹ کرتی ہے۔ کرکٹ پاکستانیوں کے خون میں دوڑتی ہے، اور اس ورلڈ کپ میں جو پاکستان کی پرفارمنس رہی ہے اور جو انٹرنیشنل دنیا نے، بین الاقوامی دنیا نے پاکستان کو دیکھا، اور جس طرح سے میتھیو ہیڈن کے بیک ٹو بیک انٹرویوز آ رہے ہیں، یقین کیجئے بہت ساری چیزیں بدل چکی ہیں، اور جب یہ ورلڈ کپ ختم ہوگا تو پاکستانی کرکٹ کے لیے، پاکستانی ملک کی ساکھ کے لیے بہت ساری چیزیں بدل چکی ہوں گی۔ بہت ساری دعائیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے بھی، اور امید ہے کہ پاکستان T20 ورلڈ کپ 2021 کا 7واں ایڈیشن جیت کر ایک گلوری لے کر پاکستان کی طرف آئے، اور پاکستان ہمیشہ اس ملک کو اپنی خاص رحمت سے نوازتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔